Are you ready? कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग नया चैप्टर एक शुरू कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ एफएम। इट टेक्स अराउंड 1.5 क्लास। डिसेंट इजी चैप्टर है। सर, ये डेटर्स का मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है सर? देख बेटा, जब क्लाइंट कस्टमर को माल बेचते हैं उधार में, सर उधार में क्यों बेचते हैं? अगर सेल्स बढ़ानी हो, पैसा ज़्यादा कमाना हो, लंबा माल बेचना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए क्रेडिट सेल्स को कंसिडर तो करना पड़ेगा बेटा। तो अगर तुम क्रेडिट सेल्स करोगे, क्रेडिट में माल बेचोगे, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा तेरे को और कुछ कॉस्ट लगेगा। ये बेनिफिट और कॉस्ट क्या है सर? देख, बेनिफिट ये है कि क्रेडिट में माल बेचोगे तो लोग ज़्यादा माल खरीदेंगे, तो तेरी सेल्स जो है वो बढ़ेगी। अगर सेल्स बढ़ेगी तो नेचुरली तेरी प्रॉफिट भी बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन इसके साथ कुछ कुछ कॉस्ट भी लगते हैं। एक है बैड डेट, दूसरा है कलेक्शन चार्जेस, तीसरा है कैश डिस्काउंट, चौथा है इंटरेस्ट। सर, ये चारों कॉस्ट क्या है बेटा? इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बैड डेट। देख बेटा, जब डेटर्स रहेगा, बाकी में माल बेचोगे, डेटर्स रहेगा। जब डेटर्स रहेगा तो कुछ कुछ डेटर्स लोग, कुछ कुछ कस्टमर्स लोग क्या है कि पैसा दे नहीं पाएगा, तो वो बैड डेट हो जाएगा और वो तेरा कॉस्ट है, तो बैड डेट बढ़ गया। डेटर्स जब रहेगा तो उनका कलेक्शन करने के लिए, उनको रिमाइंडर देने के लिए, उनसे पैसा मंगाने के लिए, इन सब कामों के लिए तेरे को स्टाफ रखना पड़ेगा, फ़ोन भी रखना पड़ेगा। इन सब का जो खर्चा लगेगा वो है तेरा कलेक्शन चार्जेस। ये दूसरा कॉस्ट लगेगा। अब कस्टमर लोगों में जो लोग जल्दी जल्दी पैसा देंगे, फास्ट पेमेंट करेंगे, उनको एज ए मैटर ऑफ इंसेंटिव मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, और ये डिस्काउंट अपने लिए तो खर्चा ही है। तो ये हो गया अपना तीसरा कॉस्ट। अब डेटर्स में जो पैसा जाम रहेगा, माल जब अपने लोगों ने बनाया या खरीदा तो पैसा तो लगा ही होगा ना बेटा, उसके बाद ही तो अपने लोगों ने माल बेचा होगा। माल अगर हम लोग कैश में बेचते हैं तो पैसा इंस्टेंटली मिल जाता, लेकिन क्रेडिट में बेचा तो पैसा तो डेटर्स में इन्वेस्टेड रहेगा ना सर, इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा, जब कोई चीज़ में पैसा लगाते हो कमाने के लिए, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, अपनी पढ़ाई में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना पीरियड तक डेटर्स में पैसा जाम रहेगा उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो ये अपना चौथा कॉस्ट। तो 4 तरह के कॉस्ट हैं और एक बेनिफिट है। इन चारों कॉस्ट को जोड़ लो और बेनिफिट से कंपेयर कर लो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट। एक तरफ बेनिफिट्स है, एक तरफ कॉस्ट है। नेट अगर बेनिफिट आ जाए ना बेटा, तो उधार में माल बेचना चाहिए, और अगर नेट लॉस आ गया तो हम लोग सजेस्ट करेंगे उधार में माल नहीं बेचना चाहिए, इसमें फ़ायदा नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें बेटा एग्ज़ाम में अपने को 2 टाइप की सिचुएशंस फेस करनी होती है। एक सिचुएशन होती है जिसमें हमको ये एनालाइज करना होता है वेदर वी शुड एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड टू इंक्रीज द सेल्स। मतलब अभी मैं कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देता हूँ, अभी मैं बाकी में माल नहीं बेचता हूँ, मैं कैश में बेचता हूँ, बट फ्यूचर में मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रेडिट में माल बेचें कि नहीं, उससे मेरी सेल्स बढ़ेगी। दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम सिचुएशन आती है वो ये होती है कि अभी मैं क्रेडिट पीरियड ऑलरेडी दे रहा हूँ, उधार में माल बेच रहा हूँ, मान लो 1 महीने की उधार दे रहा हूँ, फ्यूचर में ये करना चाह रहा हूँ कि इसको 2 महीने की एक्सटेंड करूँ या नहीं करूँ, अब से 2 महीने की उधार देंगे। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, 1 महीने की उधार या 2 महीने की उधार। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम सिचुएशन अपने को एग्जाम में फेस करते हैं अपने को। अब कुछ बातें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क तुम लोगों को दिया, अब चलते हैं डिटेल डिस्कशन में।
पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, मतलब डेटर्स में जो पैसा जाम रहता है उसकी बात कर रहे हैं। मान लो मैं 1 महीने का क्रेडिट पीरियड को एनालाइज कर रहा हूँ और मेरी जो साल की सेल्स होनी है वो है 600 करोड़ रुपए की। अब बेटा मेरा जो पैसा जाम रहेगा एनुअली, मैं जब 600 करोड़ की सेल्स करूँगा, महीना महीना करके बेचूंगा और महीना पैसा आएगा, मतलब एक महीने बाद पैसा आएगा। तो ये जो 600 करोड़ रुपया है ये 1 महीने के लिए जाम रहेगा। अल्टरनेटिवली इसको ऐसे सोचो बेटा कि जब 600 करोड़ की साल में सेल्स कर रहा हूँ तो मंथली कितनी होगी बेटा, 50 करोड़ की सेल्स। अब अगर 50 करोड़ की सेल्स में मंथली करता हूँ तो पहले महीने मैंने 50 करोड़ रुपया लगाया और सेल्स कर दी। 1 महीने तक ये पैसा जाम रहेगा, 1 महीने बाद ये पैसा आएगा। जैसे ये पैसा आएगा दूसरे महीने की सेल्स में 50 करोड़ फिर लगा दूंगा, मतलब पैसा आया और साथ ही साथ चला गया। दूसरे महीने की सेल्स का जब पैसा आएगा तो उसको तीसरे महीने की सेल्स में लगा दूंगा। तो बेटा पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, मेरे हाथ में तो रह नहीं रहा है। जब 12 महीने की सेल्स कंप्लीट हो जाएगी तब जो लास्ट में पैसा आएगा तब वो मेरे हाथ में असल में आएगा। तो बेटा 50 करोड़ मैंने जो शुरू में लगाया वो पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड रह गया। तो बेटा 2 तरीका हो गया इसको देखने का। एक तरीका हो गया, पहला तरीका 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए, और दूसरा तरीका हो गया बेटा इसको देखने का कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने का। इसको समझने की कोशिश करो बच्चों और कॉन्फिडेंस लाओ कि ये दोनों एक ही बात है, 600 करोड़ 1 महीने के लिए या फिर 50 करोड़ 12 महीने के लिए। इसको ऐसे समझो, जनवरी में मेरा बर्थडे है। यूँ समझो कि मैं हर साल 600 लोगों को जनवरी में खाना खिलाता हूँ, पूरे जनवरी 30 दिन। जनवरी के हर दिन 600 पंडित लोगों को खाना खिलाता हूँ। या अल्टरनेटिवली ऐसा सोचो कि मैं पूरे साल ही हर महीने 50-50 पंडितों को खाना खिलाता हूँ। ये दोनों एक ही बात है बेटा, 600 पंडितों को 1 महीने खाना खिलाओ या 50 पंडितों को 12 महीने खाना खिलाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये जो इंटरेस्ट हम लोग कंप्यूट करते हैं बेटा, ये एक्चुअली सेल्स पे नहीं कंप्यूट होता है। अभी तक हम लोग 600 करोड़ सेल्स की बात कर रहे थे बेटा। मैंने जब इसमें पैसा लगाया तो मैंने 600 करोड़ की जो सेल्स की, उस माल को बनाने के लिए 400 करोड़ 500 करोड़ कुछ ऐसा पैसा लगाया होगा, मतलब कॉस्ट लगा होगा ना। सेल्स वैल्यू जो है वो तो मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो तो कॉस्ट है। तो अपने को जो इंटरेस्ट कंप्यूट करना है वो ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। सर आपने ये बात पहले नहीं बताई। बेटा धीरे धीरे एक एक करके आपको बता रहा हूँ, सारा सिनारियो क्लियर होते जाएगा। तो मान लो अगर कॉस्ट 80% है तो 80% ऑफ 600 दैट इज 480 करोड़, इस पे अपने को इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा। सो इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड नॉट ऑन द सेल्स वैल्यू बट ऑन द कॉस्ट ऑफ द सेल्स वैल्यू। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश डिस्काउंट। जब कस्टमर लोग जल्दी जल्दी पैसा देता है तो उनको हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं और ये हमारे लिए खर्चा है। अब जितने डेटर्स लोग जल्दी पैसा देंगे उनको कैश डिस्काउंट दूंगा। समझ लो कि 2% या 3% या X% कैश डिस्काउंट देता हूँ, और कस्टमर्स अगर सिर्फ 25% कस्टमर मेरा जल्दी पैसा देते हैं तो मेरी टोटल सेल्स का 25% जो है उसी पे कैश डिस्काउंट कंप्यूट होगा। सो कैश डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन दैट पार्ट ऑफ द सेल्स वेयर कस्टमर्स हैव पेड फास्टर। तो पार्ट सेल्स पे कंप्यूट होता है बेटा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, जब कुछ कस्टमर लोग फास्ट पैसा देंगे, जल्दी जल्दी पैसा देंगे और कैश डिस्काउंट लेंगे, तो बेटा ये जो कस्टमर लोग जल्दी पैसा दे रहे हैं इनके सेल्स में तो मेरा पैसा जो है वो कम दिन के लिए फंसा हुआ है। अगर इन्होंने 10 दिन में पैसा दिया तो मेरा पैसा तो 10 दिन के लिए फंसा ना। बाकी जो कस्टमर है जिन्होंने कैश डिस्काउंट नहीं लिया, फास्ट पेमेंट नहीं किया, उसमें मेरा पैसा 30 दिन के लिए फंसा हुआ रहेगा। लेकिन सारी सेल्स में तो 30 दिन नहीं फंसा हुआ ना बेटा। तो अगर मैं एवरेज करूंगा, पार्ट सेल्स में जल्दी पैसा मिला, थोड़े दिन के लिए फंसा हुआ रहा, और बाकी पार्ट ऑफ द सेल्स में 1 महीने के लिए पैसा फंसा हुआ रहा, तो एवरेज करूंगा तो वो एवरेज तो बेटा 20 दिन 25 दिन ऐसा ही कुछ बैठेगा ना। तो 2 तरीका है बेटा इन्फॉर्मेशन देने का।
एक प्रॉब्लम ऐसा बोल सकता है कि हाफ ऑफ द सेल्स अवेल कैश डिस्काउंट बाय पेइंग इन 10 डेज। तो बेटा इसका क्या मतलब हो गया कि 600 में से 300 करोड़ की सेल्स है, उस पर तो 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है, मतलब 10 दिन तक पैसा जाम रहेगा। तो इस 300 करोड़ पे तो 10 दिन का इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहिए, एंड बाकी जो 300 करोड़ सेल्स है उस पे 1 महीने पैसा जाम रहेगा। ये कस्टमर लोग 1 महीने में पैसा देंगे, तो बेटा अलग अलग इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। या अल्टरनेटिवली मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ड्यू टू कैश डिस्काउंट ऑन एन एवरेज द क्रेडिट पीरियड कम्स डाउन टू 20 डेज। सो अब बेटा 600 करोड़ की जो सेल्स है उस पर मैंने तुमको एवरेज क्रेडिट पीरियड बता दिया, और वो एवरेज क्रेडिट पीरियड पूरी सेल्स पे अवेलेबल है। कुछ कस्टमर लोग देर से पैसा दे रहे हैं, कुछ जल्दी दे रहे हैं, उसका एवरेज मैंने बताया 20 दिन, तो एवरेज पूरी की पूरी सेल्स पे लगा दोगे। जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हो बेटा वैसा कैलकुलेशन कर लो, समझ के करना बेटा। हाँ, वैसे दोनों से रिजल्ट तो वैसे एक ही आएगा। नेक्स्ट, एक इन्फॉर्मेशन देने का तरीका होता है बेटा। कभी कभी प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन ऐसे दी हुई रहेगी 2/10 नेट 30 डेज। इस इन्फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इसका मीनिंग है 2% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, अदरवाइज द क्रेडिट पीरियड अवेलेबल इज 30 डेज। मतलब कस्टमर लोग 30 दिन में पेमेंट दे सकते हैं, उनको 30 दिन का क्रेडिट में दे रहा हूं, लेकिन अगर वो जल्दी पेमेंट करें 10 दिन के अंदर अंदर तो उनको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार बेटा प्रॉब्लम ऐसा बोलता है कि क्रेडिट पीरियड तो 30 दिन का है, बट कस्टमर लोग ऑन एन एवरेज 40 दिन में पे करते हैं। मतलब मैंने पीरियड सैंक्शन तो उनको 30 दिन का किया है, लेकिन वो 40 दिन से पहले पैसा देते नहीं है। तो बेटा इस केस में मेरा पैसा तो 40 दिन के लिए फंसा हुआ रहेगा ना, तो इंटरेस्ट मेरे को 40 दिन के लिए कंप्यूट करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट जो हम लोग कंप्यूट करते हैं वो एक्चुअल क्रेडिट पीरियड देखना पड़ता है बेटा, एक्चुअली कितने दिन के लिए मेरा पैसा जाम रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है बेटा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डन थ्रू ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिस्टिंग आउट ऑल द कॉस्ट्स एंड ऑल द बेनिफिट्स। अब एक बार आपको सॉल्यूशन का एक प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। वैसे कोई स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है बेटा, लेकिन क्लास में एक प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा बच्चों के लिए। तो ये कंपैरिजन हम लोग करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्टेटमेंट से। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज क्रेडिट पीरियड, इसके बाद देखते हैं सेल्स, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेल्स, इसके बाद देखेंगे फिक्स कॉस्ट कितना है सेल्स का, फिर हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज गिवन बाय बी माइनस सी माइनस डी। बी जो सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाया और फिक्स कॉस्ट भी घटाया, निकल गई प्रॉफिट। ये हो गई मेरी बेनिफिट। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉस्ट कंप्यूटेशन में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो डेटर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, इसके लिए रेट लेके रेट इंटू सी प्लस डी, सी प्लस डी मिला के हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। उस पर इंटरेस्ट की जो रेट है वो लगा दो, और जितने दिन का इंटरेस्ट हो उतने दिन का कंप्यूट कर लो। फिर बैड डेट कंप्यूट करते हैं सेल्स पे। बैड डेट का जो भी रेट दिया हो उस रेट से सेल्स पे बैड डेट कंप्यूट कर दिया। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस का जो भी फिगर दिया हो उसको लिख लिया। फिर कैश डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन देख के कैश डिस्काउंट कंप्यूट कर लिया, सिर्फ उस सेल्स पे जिस पे कैश डिस्काउंट दिया गया। अब एफ जी एच आई ये 4 तो अपने कॉस्ट है और ई अपने पास प्रॉफिट है। इन सब को कंपेयर करके नेट फिगर निकाल लेंगे। नेट फिगर अगर बेनिफिट होगा तो क्रेडिट पीरियड सैंक्शन करेंगे, और नेट बेनिफिट अगर नहीं आया, मतलब नेट लॉस आया, तो क्रेडिट पीरियड नहीं देना है, उधार में माल नहीं बेचना है। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। नेक्स्ट हम लोग कुछ सम्स सॉल्व करेंगे बेटा।